हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त भारत से हमारे साथ एक बहुत ही जानी मानी शख्सियत मौजूद है, अवनीश शर्मा जी। आप अक्सर इनको चैनल, इनका अपना चैनल भी है और दीगर जो प्लेटफॉर्म है मीडिया के, उनके ऊपर आप इनको देखते रहते हैं। तो मैं इनको अपने शो में वेलकम कहता हूं। तो नमस्कार सर, वेलकम टू द शो। मुजफ्फर भाई, बहुत बहुत नमस्कार। और आपके सभी दर्शकों को मेरा भारत की तरफ से और अवनीश की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। सर, आपने हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, पता नहीं उनकी तकरीर सुनी होगी या नहीं सुनी होगी, क्योंकि इंडियन मीडिया तो इग्नोर कर रहा है उनकी हर बात को और सीरियस नहीं लेता। तो आप कैसे देख रहे हैं कि उन्होंने कल जो पाकिस्तानी जो कश्मीर है उसकी असेंबली के अंदर खड़े होकर ये बात की है कि जी, जो मेरी जो फ्रंट लाइन है वो बारामूला है और हम अगर इंडिया के साथ जंग करना पड़ी कश्मीर को लेके तो हम 300 बार जंग करेंगे। और मेरी नजर जो असम और छत्तीसगढ़ के ऊपर भी है। तो इस उनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं? जी, देखिए, केयर टेकर ही सही, लेकिन पाकिस्तान के सदर रियासत हैं, वजीर आजम हैं। वजीर आजम। तो वजीर आजम हैं, तो अब उनकी बात को कितना महत्व दें, मुजफ्फर भाई। मैं बड़ी ईमानदारी से आपसे कहूंगा कि आपने जब कहा कि इस मौजू पे बात करनी है, तो मैंने उनका नाम सर्च किया कि कम से कम कक्कड़ साहब का पूरा नाम तो जान लूं। तो अनवारुल हक कक्कड़ साहब ने ये बात कही है, और मैं दावा करता हूं कि अगर 10 पाकिस्तानी भाइयों से पूछा जाए तो उसमें से 9 पाकिस्तानी भाई अपने केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं बता पाएंगे। नहीं पता होगा। और आपने बहुत सही बात की कि आप लोग उनको तवज्जो नहीं दे रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि भारत में चाहे भारतीय मीडिया हो, देखिए सबसे ज्यादा चर्चा में या लोगों तक कोई बात कौन पहुंचाता है, उस देश की मीडिया पहुंचाती है। आज एक और जरिया हो गया है सोशल मीडिया, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म जहां हम आप बात कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मीडिया है, जिसको मैं पब्लिक मीडिया बोलता हूं, और हिंदी में उसका तर्जुमा अगर कहूं तो जन मीडिया मैं कहता हूं। जहां हर आदमी के हाथ में एक अखबार है, हर आदमी एक संपादक है यानी एडिटर होता है, और हर आदमी अपने हिस्से की बात कहता, सुनता, पढ़ता है और लोगों तक पहुंचाता है। तो इस दौर में भी अब पाकिस्तान भारत के लिए कोई विषय नहीं रह गया है। जब पाकिस्तान ही भारत के लिए कोई विषय नहीं रह गया है, तो वहां के वजीर आजम साहब क्या बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं और कितनी बार बोलते हैं, ये कोई बात मायने नहीं रखती, ना तो आम भारतीय के लिए, न भारत सरकार के लिए, और न ही भारत की मीडिया के लिए। और अगर मीडिया में अगर किसी बात का जो है वो बहुत ज्यादा नहीं लिया जाता, तवज्जो उसको नहीं दी जाती है, इसका मतलब है साहब, देखिए, मीडिया, हमारे यहाँ फर्जी तरीके से एक बात कही जाती है कि लोकतंत्र का यानी डेमोक्रेसी का चौथा पिलर है। ऐसा कोई पिलर नहीं है साहब, 3 ही पिलर होते थे, चौथा पिलर जबरदस्ती का क्रिएट किया गया है। आज की मीडिया, अगर स्टैब्लिश मीडिया आप कहेंगे, जिसको टीवी की मीडिया कहते हैं, तो वो परफेक्ट दुकान है साहब। और दुकानदार अपनी दुकान में वही माल रखता है जो माल बिकता है। यानी अगर पाकिस्तान का कोई जिक्र भारत की स्थापित मीडिया में, स्टैब्लिश मीडिया में नहीं होता, इसका मतलब है उस खबर की उन मंडियों को ये पता है कि ये चूरन अब नहीं बिकता, लोग नहीं खाते, लोग नहीं बात करना चाहते। और हकीकत ये है कि 370, भाई 4.5 साल पहले हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर को लेके 370 हटाया गया। 370 हटाने के बाद अभी 3 दिन पहले हमारे यहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने 23 रिट पिटीशन थी, 23 को खारिज करते हुए, और आखिरी कील जिसको कहते हैं ताबूत पे 370 की, वो ठोक दिया। तो अब हमारे लिए कश्मीर का चैप्टर ही खत्म हो गया। अगर कोई चैप्टर यहाँ के लिए पड़ा भी हुआ है तो वो पीओके पड़ा हुआ है। अब लोग वहां की चर्चा करते हैं और नेक्स्ट उस पर वो बात करते हैं। तो पाकिस्तान भारत में संज्ञान लेने की कोई वस्तु नहीं रह गई है। रही बात कक्कड़ साहब की इस 300 बार की लड़ाई का, और छत्तीसगढ़, मुझे लगता है कि झटके में उनको छत्तीसगढ़ ही स्टेट याद आया होगा। कायदे से उनको तमिलनाडु वगैरह कहना चाहिए था। अगर तमिलनाडु कहते तो भारत का बिल्कुल निचला हिस्सा होता ना, तो वो फिर भारत ज्यादा होता। छत्तीसगढ़ बीच में कोई मतलब नहीं समझ में आता। छत्तीसगढ़ का पाकिस्तान से क्या रिश्ता है? कक्कड़ साहब के हो सकता है फोर फादर यहीं से कन्वर्ट हुए हों, तो ये हो सकता है कोई उनका जाति मामला हो। लेकिन जब 300 लड़ाइयां लड़ने की बात कक्कड़ साहब कहते हैं, बारामूला को अपनी फ्रंट लाइन बनाने की बात कहते हैं, तो भारत पीओके के बारे में सोच रहा होता है।
भारत 5वीं बड़ी इकोनॉमी हो चुका होता है, तीसरी बड़ी इकोनॉमी के बारे में सोच रहा होता है। भारत तीसरी बार एक अपने मजबूत नेता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुनने के मुहाने पर खड़ा होता है 4 महीने बाद। भारत लगातार अपनी आर्थिक प्रगति के साथ शेष विश्व में वैश्विक स्तर पर अपनी कूटनीतिक विजय एंजॉय कर रहा होता है। भारत गल्फ में मंदिर बनवा रहा होता है। भारत अपनी सांस्कृतिक पहचान को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा होता है। भारत अपने यहां किसानों को सब्सिडी दे रहा होता है। भारत 80 करोड़ लोगों को, 80 लाख परिवारों को फ्री राशन दे रहा होता है। भारत कोरोना की डिजीज की 2 शक्तिशाली टीके वो डेवलप कर रहा होता है। तो भारत की प्रायोरिटी लिस्ट यहां है। और आप 300 बार लड़ाइयां लड़ने की बात कर रहे होते। भारत बड़े बड़े लड़ाइयों के बीच में मध्यस्थता करने की पोजीशन में होता है। भारत को रशिया कहता है कि आप हमारे और हमारे झगड़ों के बीच में आ जाओ तो बात बन जाए। तो भारत का सोचने का तरीका दूसरी जगह पहुंच चुका है। कक्कड़ साहब अगर कहते हैं कि 300 बार लड़ाई करेंगे, तो हमने तो भुट्टो साहब का भी सुना था, घास की रोटी खाएंगे 1000 साल तक लड़ेंगे। 1000 साल तो अभी बहुत टाइम है, तो पहले 1000 साल पूरा हो जाने दें। या तो कक्कड़ साहब अब ये क्लियर करें कि वो ये 300 लड़ाइयां उसी 1000 साल में रहेंगी क्या, जो भुट्टो साहब ने कही थी, या ये किसी अलग पैकेज में है। तो देखिए, कुल मिला के ये है कि आज सोशल मीडिया के इस दौर में हर आमोखास भारतीय जो थोड़ा बहुत भी पॉलिटिकल सोशियो अवेयरनेस रखता है, उसमें रुचि रखता है, उसमें इंटरेस्ट रखता है, वो सोशल मीडिया के जरिए ये जानता है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात क्या हैं, वहाँ की इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, वहाँ के कल्चरल सिचुएशन क्या है, वहाँ की माइनॉरिटीज की क्या हालत है, वहाँ गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट की क्या हालत है, और खुद कक्कड़ साहब की वहाँ क्या हालत है। आसिफ मुनीर साहब जो आर्मी चीफ है आपके, उनकी पाकिस्तान में अमेरिका में पिछले 5 दिनों से वहां उनकी क्या हालत है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब मजाक के लहजे से भी मैंने कहीं चर्चा नहीं सुनी। और सच कहूं कि अगर आपसे बात ना करना होता तो मुझे तो ये खबर ही नहीं पता थी कि ऐसा भी 300 बार हम लड़ाई के जद में हैं पड़ोसी से। तो ये सूरत हाल है साहब। भारत, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तान को सीरियसली नहीं ले रहा है, पाकिस्तान को उतनी ही सीरियसली अब लेता है, खासतौर से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, वहां की गवर्नमेंट को, जितने के वो पात्र हैं, जितने के वो लायक हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं। जी सर, आपने बड़े अच्छे तरीके से सारी चीजों को एक्सप्लेन किया। एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि जो फर्क है, फर्क कहाँ पर है कि जैसे आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी प्रायोरिटीज है कि हम जो है भारत को ऊपर से ऊपर लेके जाना है। कि जैसे पहले उन्होंने बोला कि जी हम भारत को दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बना रहे हैं, तो उन्होंने बना दिया। अब वो ये कह रहे हैं कि हम भारत को आइंदा कुछ सालों में दुनिया की 3री बड़ी इकोनॉमी बनाने की तरफ जा रहे हैं। वो भी नजर आ रहा है कि भारत बन जाएगा। और जिस तरह साउथ, ग्लोबल साउथ का एक लीडर के तौर पर पूरी दुनिया भारत को देख रही है, विश्व गुरु जिसे आप कहते हैं, गुरु, वो भारत बन चुका है। तो ये एक देखें ना, अपने मुल्क को कहां से कहां लेके जा रहे हैं, और उन्हें इस चीज से कोई गर्ज नहीं कि उनका हमसाया क्या है, कहां पर नहीं। हमें वो बिल्कुल भी मैं समझता हूँ कि इग्नोर किए बैठे हुए। तो हमें, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी प्रायोरिटी क्या है? वो देखें, कभी बात करते हैं कि जी भारत के साथ हम जंगें करेंगे, कभी वो कोई बात करते हैं। पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ट्रेड बंद कर दी। यानी कि हम अपनी ना तो अवाम की तरफ देख रहे हैं, हमें छत्तीसगढ़ का फिक्र है, हमें असम की फिक्र है, हमें बारामूला की फिक्र है, हमें लाहौर की, फैसलाबाद की, कराची की, हमारे प्राइम मिनिस्टर को कोई फिक्र नहीं कि फैसलाबाद के अंदर इस वक्त इंडस्ट्री अगर बंद पड़ी है तो उसको कैसे चलाना। ये उनका कोई, उनके पास रोड मैप नहीं है। किस तरीके से पाकिस्तान के लोग जो इस वक्त सफर कर रहे हैं बिजली के बिलों की वजह से, या दीगर जो मामलात हैं उनके जो खराब पड़े हैं, उनको कैसे बेहतर करना, ये उनकी प्रायोरिटी नहीं है। पाकिस्तान ने कशकोल कैसे तोड़ना आईएमएफ का, किस तरीके से मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लानी है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर को इसके बारे में कोई फिक्र नहीं है। तो ये प्रायोरिटीज का फर्क क्यों है? मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके प्राइम मिनिस्टर और हमारे प्राइम मिनिस्टर में, इनकी सोच में इतना फर्क क्यों है? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, सोच में फर्क दरअसल नींव में है। पाकिस्तान विशुद्ध मजहबी आधार पर बना हुआ देश है, यानी मजहब फर्स्ट। तो जहां जिसकी बुनियाद में मजहब फर्स्ट है, यानी कि पहला दर्जा आपका मजहब तय है, पाकिस्तान का तय है,
और अगले आने वाले हजारों साल तक अगर पाकिस्तान बना रहा जब तक, तब तक उसका जो बेसिक डीएनए है वो मजहबी होगा, क्योंकि उसकी पैदाइश ही मजहब के बेसिस पे हुई है। तो नेशन फर्स्ट तो कभी हो ही नहीं सकता। अब कैसे नहीं हो सकता, इसका मैं एक जरा फिलोसफिकल आपको एक इमेजिनरी बात कह के बताऊंगा। मुस्लिम उम्मा यानी पूरे विश्व में किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर दो मुसलमान हो, यानी साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर अगर दो मुसलमान हो, तो उनके बीच में दूरी भले कितनी हो, दोनों के रहने, पहनने, बोलने, तरीके कार में कितना भी फर्क हो, लेकिन वो दोनों भाई हैं। यही तो इस्लाम कहता है, मुस्लिम ब्रदरहुड यही कहता है, मुस्लिम उम्मा का मतलब यही होता है। तो अब मजहब के आधार पर बना हुआ पाकिस्तान का एक एक मुसलमान अगर सऊदी अरेबिया और गल्फ के कुछ कंट्रीज बहुत रईस हो जाते हैं तो वो तो खुश है ना, उसका एक मुस्लिम भाई अमीर है, उसको फिर अमीर बनने की क्या जरूरत है। ये जहनियत होती है जब आपका आपके देश से नेशन फर्स्ट का लगाव नहीं होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में, वहां के लीडर्स के बीच में ये सोच का फर्क क्यों है, ये इसी जमीन की बुनियाद पर टिका हुआ है। भारत नेशन फर्स्ट की नीयत से जीता है। भारत में मुसलमान हैं, आपसे ज्यादा हैं, तो वो हैं जिस तरीके से बाकी लोग हैं। यहां जैन हैं, पारसी हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, उसी तरह मुसलमान भी हैं। लेकिन मजहबी आधार पर भारत क्रिएट नहीं हुआ है, इसलिए भारत के लिए नेशन फर्स्ट है। नेशन फर्स्ट एक ऐसा कॉमन एजेंडा है जिस पर एक मुसलमान की मुसलमानियत खत्म हो जाती है, एक भारतीय ईसाई की ईसाइयत खत्म हो जाती है, एक भारत के सिख की सिखी वहीं आके कुर्बान हो जाती है, और एक सनातन हिंदू का पूरा हिंदुत्व उसी नेशन फर्स्ट भारत मां पर कुर्बान हो जाता है। तो वो एक कॉमन ग्लू है। लेकिन पाकिस्तान के मामले में ये कॉमन ग्लू क्या है? मजहब है, इस्लाम है। तो अगर मैं व्यंग में कहूं तो अगर सऊदी का कोई शेख अमीर है तो बहावलपुर का बेचारा 200 रुपए की मजदूरी करने वाला या नींबू पानी बेचने वाला भी इस बात से आराम से मुगालते में खुश रह सकता है कि मैं अमीर हूं, मेरे मुस्लिम उम्मा का एक भाई अमीर है। जहनियत चूंकि मजहबी है, इसलिए हमेशा लड़ाई की बात होती है, गजवाए हिंद की बात होगी। 100,000 साल तक आप सोचिए ना, भुट्टो साहब बड़े विराट नेता थे, बड़े मैच्योर नेता थे, बड़े मेरे कुछ एक ऐसे ग्लोबली फेमस लीडर पाकिस्तान के जिनमें भुट्टो साहब का नाम है। तो वो घास की रोटी उनको मजहबी खिला रहा था ना। 1000 साल तक भारत से जंग उनका मजहबी उनको करा रहा था ना। तो वहां से लेके कक्कड़ साहब में क्या फर्क है भाई? कक्कड़ साहब भी अगर 300 बार जंगे करना है तो ये दरअसल दोनों के प्लेटफॉर्म, दोनों की क्यारी, दोनों की जमीन में फर्क है। और जब दोनों की जमीन में फर्क होता होगा तो जहनियत में फर्क होना लाजमी है। तो आप ये मत कहिए कि पाकिस्तान की सोच, वहां के लीडर्स की सोच कभी बदल सकेगी। माफी, हालांकि मुझे ये आपसे कहना चाहिए कि हम कामना करेंगे कि वहां की सोच बदले, लेकिन इस क्रूर सच्चाई को, इस क्रूअल ट्रुथ को आपको स्वीकारना होगा कि जिस मजहब की बुनियाद पे पाकिस्तान का जन्म हुआ है तो वो उसका बेसिक डीएनए है, बाकी सारी बातें दीगर हैं। पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान फर्स्ट किस नंबर पर होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, ये समझ पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पहले 5-7 नंबर तो मजहब के लिए रिजर्व हैं। तो अब यही वजह है कि आम पाकिस्तानी नागरिक हो या कक्कड़ साहब जैसे केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हो या पाकिस्तान के लीडर हो, वो हमेशा पहले मजहब को फर्स्ट देखते हैं, और वहीं से ये सोच पैदा होती है कि फिर हमारे मजहब का नेचुरल बाय डिफॉल्ट दुश्मन कौन है? तो भारत है। मैं तो कहता हूं कि कश्मीर का मसला जिस दिन समाप्त हो जाए, अब हमारे पार्ट से तो कश्मीर का मसला समाप्त हो चुका है ना, मैं कहता हूं पीएको का मसला भी अगर कहीं सेटल हो गया, उसके बावजूद भी जागते सोते हर सुबह उठते पाकिस्तानी नेताओं और एस्टेब्लिशमेंट का अगले 1000 साल तक, मैंने कहा ना कि अगर पाकिस्तान बना रहा तो वो इसी उम्मीद पर कायम रहेगा, उसका सपना फिर भी गजवाए हिंद रहेगा, उसकी प्रायोरिटी फिर भी 1000, 2000, 10,000 लड़ाइयां करना ही होगा। और यही फर्क है कि नेशन फर्स्ट पाकिस्तान का विकास हो
पाकिस्तान की आवाम आगे बढ़े, वहां की एजुकेशन आगे बढ़े। आप ये बताइए, सारे लोग एजुकेट हो जाएंगे तो फिर मदरसा वाली शिक्षा कौन ग्रहण करेगा? और मदरसा वाली शिक्षा अगर ग्रहण नहीं करेंगे तब तो फिर दो कौमी नजरिया पूरा खारिज हो जाएगा। और अगर दो कौमी नजरिया पूरा खारिज हो गया तो फिर भैया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कलमे पर बना पाकिस्तान, फिर उसका क्या वजूद रह जाएगा? और अगर उसका वजूद नहीं रह गया तो न्यूक्लियर बम लेके हम पूरे मुस्लिम उम्मा को लीड कैसे करेंगे? तो पाकिस्तान एक अपने कुकून में फंस चुका है। और ऐसा नहीं है कि वो 70 के दशक में बड़ा अच्छा था, 60 के दशक में बड़ा अच्छा था, 80 में आके बिगड़ गया, 2000 में ज्यादा बिगड़ गया। नहीं साहब, जन्म से ही बिगड़ा, उसके डीएनए में ही वह बात है मजहबी, जो कि उसको एज ए नेशन फर्स्ट नहीं होने देगी, इस भावना को पनपने ही नहीं देगी। और जब ये भावना पनपने नहीं देगी तो क्या एक आम पाकिस्तानी, क्या एक खास पाकिस्तानी, क्या एक पाकिस्तानी लीडर, क्या प्राइम मिनिस्टर, क्या वहां की आर्मी, क्या इस्टेब्लिशमेंट, सबके लिए मजहब फर्स्ट, पाकिस्तान कहीं नहीं। तो ये वो बेसिक कल्चरल सोच है जो पैदाइश के साथ ही लग गई। कहते हैं ना कि आदत बड़ी पुरानी है साहब, अब पैदाइशी आदत है। तो इसलिए ये जो फर्क आपको दिखाई देता है कि दोनों की प्रायोरिटीज में, भारत की प्रायोरिटी देखिए, भारत में ऐसा नहीं है, यहाँ पाकिस्तान की तरह ऐसा भी नहीं है कि आज तक किसी प्रधानमंत्री ने अपना टर्म नहीं पूरा किया। लोग 2-2, 3-3 टर्म प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, लगातार चुने जाते रहे हैं। आपस में लोगों के बहुत ज्यादा डिफरेंसेस भी हैं। कहां कांग्रेस उसकी पॉलिसीज, कहां बीजेपी उसकी पॉलिसीज, कहां नेहरू, कहां इंदिरा, कहां नरेंद्र मोदी, कहां अटल बिहारी वाजपेयी, इतनी वर्सिटाइल है। लेकिन मैंने फिर कहा ना कि भारतीय जनमानस में, भारतीय जो मानसिकता है, उसमें जो हमारा कॉमन ग्लू है जिससे सब चिपक जाते हैं, वो है नेशन फर्स्ट, हमारा भारत। तो मैंने जो वो बात कही ना कि मुसलमान की मुसलमानियत, मौलवी की मौलानापन नेशन फर्स्ट भारत पर आके खत्म हो जाता है। ईसाई का वो पूरा क्रॉस आके कुर्बान हो जाता है। पंडित की चोटी और उसका जनेऊ भी आके भारत पर कुर्बान हो जाता है। सरदार का कृपाण और उसका केश, उसका ताना बाना, उसका हथियार भी भारत पे आके कुर्बान हो जाता है। तो हमारे और पाकिस्तान के बीच के कॉमन ग्लू, जिसकी बॉन्डिंग होती है, उसका बेसिक फर्क है। और यही फर्क हमारी तबीयत में होता है और यही फर्क हमारे प्रायोरिटीज में होता है। तो वो बड़ा बेसिक है। अब इस बेसिक को बदलना बड़ा मुश्किल है। बड़ी अच्छी बात की आपने। आप जैसे कि मोहम्मद बिन सलमान ने देखें कि बहुत ज्यादा तब्दीलियां लेके आए हैं अपने मुल्क के अंदर। इसके साथ यूएई के अंदर देखें, दोनों मुल्क के अंदर मंदिर भी खुल रहे हैं। वो दीगर चीजों के ऊपर जो पाबंदियां लगाई थी, ये सख्तियां थी, उनको भी वो खत्म कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर अभी हम कहते तो हैं कि जी पाकिस्तान ने ठेका ले रखा है इस्लाम का। अब हम यहाँ पर बहुत सारी पाबंदियां हैं, यहाँ पर हम मंदिर जो है बने हुए, उनको हम नए मंदिर हमने क्या बनाने, जो पहले मंदिर बने हुए उनको यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। उसके ऊपर कोई अगर आवाज उठाता है तो उसको भी धमकाया जाता है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर है। बहुत सारी तब्दीलियों की जरूरत है, बहुत सारी सोच बदलने की जरूरत है। वैसे ये तो आपने बोला कि पाकिस्तानियों के अंदर एक खामी ये है कि सबसे पहले वो मजहब को रखते हैं और अपने मुल्क पाकिस्तान को बाद में रखते हैं। इसके अलावा कुछ और जो खामियां हैं, कुछ और खराबियां हैं, कौन कौन सी आपकी नजर में हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई बेहतरी की जरूरत है? हमें आगे बढ़ने के लिए कौन कौन से इकदाम अपने मुल्क के अंदर करने चाहिए कि जिससे हम भी एक बाइज्जत कौम बन सकें? देखिए, एजुकेशन तो मूल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम कहें कि 47 में जब अलग हुए तो 47 में अगर अगले 1-2 साल 47-48 तक अगर हम मान लीजिए कैसे इमेजिन करें कि दोनों जगह पे, भारत में और पाकिस्तान में, दोनों जगह अगर सर्च होता घर घर, तो वही किताबें पाकिस्तान के तमाम शहरों और घरों से निकलती जो भारत के घरों में मौजूद थी, पाई जाती थी। ठीक है, इसका मतलब है शुरुआत दोनों की सेम प्लेटफॉर्म पे हुई, भारत की भी और पाकिस्तान की भी। लेकिन फिर वही कहूंगा, हमारे यहां चूंकि भारत फर्स्ट ये एजेंडा था, तो फिर भारत के लिए फर्स्ट क्या है? तो एजुकेशन, किताबें बदलो, लगातार उसके करिकुलम में परिवर्तन करो। और आपको बताऊं, मैंने कहा ना कि यहां पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो पिछले 20-30 साल से तो केवल एक गया दूसरा आया, अदला बदली की सरकार चली है। यहां तो डाइवर्सिटी रही है साहब। ठीक है, हमारे यहां कांग्रेस ने एक लंबे समय तक हुकूमत की,
लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस बिल्कुल अपराजय रही। उसके बाद हमने खिचड़ी सरकारें भी देखी, उसके बाद हमने भाजपा की, अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार देखी, नरेंद्र मोदी की सरकार 10 साल से देख रहे हैं, 5 साल और देखने जा रहा है ये देश। तो ये तमाम चीजें हुई, लेकिन चूंकि नेशन फर्स्ट की भावना थी, तो एजुकेशन पर भी काम हुआ। अगर बांध बनाया पंडित नेहरू ने, अगर बड़े-बड़े कल कारखाने लगाए पंडित नेहरू ने, कुछ ऐतिहासिक गलतियां भी की पंडित नेहरू ने, तो कोई आदमी ईश्वर नहीं है, खुदा नहीं होता कि उसके अंदर गलतियां नहीं होती, ठीक है। लेकिन उसी के साथ हमारे यहाँ एजुकेशन भी हुआ। और आप कहेंगे कि साहब एजुकेशन में अगर हमने मजहब फर्स्ट रखा होता, तो हमारे पहले शिक्षा मंत्री का नाम क्या था साहब? जी, अबुल कलाम। अबुल कलाम आजाद साहब। जी। तो भारत ने शिक्षा कौन बेहतर कर सकता है अभी की उस टाइम फ्रेम के हिसाब से, उस समय काल के हिसाब से, तो नेहरू जी ने अपने कैबिनेट में उनको ये जिम्मेदारी दी। हमारी एजुकेशन पर लगातार काम होता रहा। ऐसा नहीं हुआ कि हमने अबुल कलाम आजाद साहब ने जो है कुछ काम किया तो उसके बाद उसी को मान लिया गया और अभी भी ढोया जा रहा है। नहीं ढोया जा रहा है। अभी हमारे यहाँ बिल्कुल नई शिक्षा नीति आ चुकी है भारत में, क्योंकि अब हमें पता है कि 2014 के बाद अब जो टाइम गुजर रहा है हमारे सामने, उसको उसमें दूसरे तरह की एजुकेशन की आवश्यकता है। जैसे हम एक बड़ी आबादी वाले देश हैं और सबको सरकारी नौकरियां दे देना, डिग्री दे देना, ये कोई मतलब नहीं है। मैं कई पाकिस्तान के आपके आपके भी कई मैंने ब्लॉग देखे हैं, जब आप पब्लिक में पूछते हैं साहब क्या किया, हर दूसरा आदमी मैं ग्रेजुएट हूं, मैं ग्रेजुएट हूं। अरे ग्रेजुएट होके तुम्हें अगर ठेला खोमचा लगाना है तो इस बात को, यही जहनियत भारत में भी थी, ऐसा नहीं है भाई। दोनों की साइकोलॉजी में, जनता की साइकोलॉजी में कोई बहुत फर्क नहीं है। यहां भी आज के 10, 15, 20 साल पहले किसी भी माँ बाप से पूछिए कि आपके बच्चे को क्या आप बनाना चाहते हो, तो वो कहता था डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस, नौकरशाह, ब्यूरोक्रेट। लेकिन भारत ने समय समय पर बदलते वक्त के साथ अपनी जरूरतें समझी, और आज स्किल इंडिया की जब बात होती है तो उसमें क्या है कि पूरा नई शिक्षा नीति जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारत की इंट्रोड्यूस हुई है, उसमें इन तमाम चीजों पर काम किया गया है। एक 12th का बच्चा आगे जाके अगर साइंस नहीं पढ़ना चाहता, उसको किसी भी समय जीवन में ये लगता है पढ़ाई के दौरान कि अरे मैं तो गलत आ गया, साइंस मेरा नहीं, मेरे लिए तो ये टेक्निकल वाली स्ट्रीम थी, उसकी एजुकेशन वहीं ट्रांसफर हो जानी है हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी में। यानी एक बंदा जो बीए, एमए आर्ट के सब्जेक्ट से कर रहा है, अगर उसको दूसरे या तीसरे साल में पहुंचने के बाद लगा कि यार उसके अंदर तो इंजीनियरिंग की टैलेंट है, वो वहां से शिफ्ट कर सकता है। इसी तरह एक इंजीनियर को अगर लगता है कि यार मैं तो गलत जगह आके फंस गया, मेरे बस की ये चीज नहीं है, मुझे तो यार इतिहास, हिस्ट्री अगर मैं पढ़ता, अगर मैं आर्ट्स पढ़ता, अगर मैं कोई लैंग्वेज की क्लास करता, तो उसमें मैं ज्यादा बेहतर कर सकता हूं, बिना कोई टाइम गंवाए हुए वो उसमें शिफ्ट कर सकता है। ये हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आ चुका है। तो साथ में स्किल ओरिएंटेड पॉलिसीज, एक लड़का बीए की डिग्री लेते हुए भी साथ में आईआईटीज और टेक्निकल चीजें एक्वायर कर सकता है, देख सकता है। दूसरा, बेसिक एजुकेशन पे काम। बेसिक एजुकेशन हम भी भारत में, ये बताइए, सनातन सबसे बड़ा धर्म है ना भारत का, 80% लगभग हिंदू हैं भारत में, और गुरुकुलों की बड़ी पुरानी परंपरा रही है हमारे मठ मंदिरों में, और गुरुकुलों की एजुकेशन भी गजब की रही है। ऐसा नहीं है कि कोई स्तरहीन एजुकेशन रही है, कोई लो स्टैंडर्ड की एजुकेशन रही है। लेकिन अगर हमने यही काम किया होता कि मदरसों की तरह लगातार गुरुकुल बना दिए होते और कहते नहीं साहब हम तो वेद मंत्र ही पढ़ेंगे, अरे वो भी हमारे लिए जरूरी है। धर्म निजी विषय है, धर्म राष्ट्र का विषय नहीं हो सकता। और भारत और पाकिस्तान में यही बेसिक फर्क है कि पाकिस्तान के लिए मजहब राष्ट्रीय विषय है, हमारे लिए धर्म निजी विषय है। तो हमारे यहां लगातार काम हुआ। तो भारत के इस पैटर्न को पाकिस्तान को सीखना चाहिए था। क्या बेहतर होता कि अगर आप 47 में हमसे अलग हो गए, चले गए, तो हमसे सीखते। जिस तरीके से आपने हमसे पैसे लेके शुरुआत में अपने काम को आगे बढ़ाया, तो बेहतर होता कि आप ये सारी चीजें भी भारत से सीखते। लेकिन आपको तो भारत से दूसरी चीजें सीखनी है, उल्टा आपको भारत को सिखाना है। तो बेसिक बुनियाद में फर्क है। और इसी चक्कर में हुआ क्या कि आप पड़ोसी के घर को देखते रहे, आप पड़ोसन को देखते रहे, आप पड़ोसियों के घर आती जाती टीवी, आते जाते महंगी गाड़ियों, उस पर जलते रहे, खाक होते रहे, और आपके घर के प्लास्टर की दीवारें भी खुरच खुरच के गिरती रहीं। क्यों? क्योंकि आपने अपने घर में काम नहीं किया जो आपको करना चाहिए था। आपने अपने बच्चों को मदरसे भेजना ज्यादा जरूरी समझा, बाकी तालीमियात बाद में देनी जरूरत समझी। तो ये सारी चीजें। और दूसरा,
डेमोक्रेसी का परिपक्व ना होना। जब डेमोक्रेसी किसी देश में परिपक्व नहीं होती है, मैच्योर्ड हो ही नहीं पाती है, तो जनता की एस्पिरेशन आखिर पूरा कहां होगी? एक जनरल कैसे समझेगा साहब? कोई तरीका है आपके पास कि एक जनरलों को आप पाकिस्तान की आम आवाम क्या सोचती है, क्या भाई उनका तो कंटोनमेंट एरिया है, वो तो मस्त है। तो ये जो बेसिक फर्क है कि वहां पर चूंकि डेमोक्रेसी कभी इस्टेब्लिश हो ही नहीं सकी, इसलिए पाकिस्तानी आवाम की सरकार कभी बन ही नहीं पाई, और जब सरकार कभी बन नहीं पाई तो फिर वो आम आवाम की तबीयत को कैसे पहचानेगी, उनकी समस्याओं को कैसे पहचानेगी? तो ये दो तीन चीजें जो रही, इस समय के साथ पाकिस्तान का नहीं चलना, और वो समय के साथ नहीं चलना उसका कारण भी मजहब है, क्योंकि मजहब तो सर्वकालिक है ना। अगर मैं एक सनातन धर्मी होने के नाते सोच लूं कि मुझे मॉडर्न वर्ल्ड से कोई मतलब नहीं है, मैं सनातन धर्मी हूं, मैं तो उसी से चलूंगा, तो हमारा सनातन तो आदिकाल से अपग्रेड है, यानी मुझे कोई अपग्रेडेशन की जरूरत ही नहीं है। तो इसी तरह जब मजहब को आधार मान लिया जाएगा, तो मजहब तो अपने आप में कंप्लीट है, कुरान अपने आप में कंप्लीट है। कुरान में साइंस है, कुरान में गणित है, कुरान में विज्ञान है, कुरान में आर्ट है, कुरान में सब कुछ है। तो फिर नेक्स्ट सीखना क्या? यहीं से वो दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो ये बेसिक दो फर्क, डीएनए में मजहब का होना, डेमोक्रेसी का मजबूत नहीं होना। डेमोक्रेसी का जब मजबूत कभी हुई नहीं, तो इसलिए लोगों की जो अपेक्षाएं थी, लोगों की जो पब्लिक एस्पिरेशन है, उसको पूरा करने की कोई अकाउंटेबिलिटी ही सेट नहीं हुई, प्रायोरिटी ही सेट नहीं हुई। अब जो आपने ये कहा कि कैसे होगा, साहब बड़ा मुश्किल है। मैं चाहता हूं कोई भी संपन्न मोहल्ले का रिहायशी ये चाहेगा कि उसके आसपास संपन्नता हो। आप ये बताइए, अगर आपके शहर में मोबाइल सर्विस शुरू हो जाए और सिर्फ आपके पास अकेले मोबाइल हो, मुजफ्फर भाई किससे बात करेंगे फिर? किसी से नहीं। उसके लिए आपके हर शहरी के पास कम से कम फोन हो, ताकि मुजफ्फर भाई किसी को भी उठा के फोन कर ले। ये एक जो बड़ी समस्या है, पाकिस्तान एक ऐसी काकस में आके उलझ चुका है, खुद में उलझ चुका है कि मजहब वो हटा नहीं सकता, क्योंकि वो उसकी बुनियाद है। और मैच्योरिटी डेमोक्रेसी की वो कब दे पाएगा, इसके लिए जनता अगर अब कुछ सोचे और शुरू करे। और एक चीज और मैं आपको चलते चलते बताऊं, अपने पैरों पर खड़े होने के हुनर ये सबको आता है, सबको आता है। लोग कहते हैं ना कि टैलेंट भरा पड़ा है, सबको आता है, लेकिन खड़ा होके किस दिशा की तरफ, किस डायरेक्शन में देखना है, सोचना है या चलना है, ये इंपॉर्टेंट है। अपने पैरों पर खड़े हो गए और बिना ये देखे कि किस डायरेक्शन में चलना है, और नाले की डायरेक्शन में चल पड़े, तो 2 मिनट के बाद आप क्या होगा, आप यहां तक नाले में होंगे, आपके सारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो पाकिस्तान मैं फिर निरुत्तर हो जाता हूं। मैं चाह रहा हूं कि मैं मुजफ्फर भाई को कुछ सॉल्यूशन दूं, अपनी तरफ से कुछ बता पाऊं कि कैसे सुधार हो सकता है। लेकिन एक चीज मैं बताऊं अंत में, अगर आपने डेमोक्रेसी का मॉडल अपनाया ही है, तो फिर वो तो जनता ही बदल सकती है। जनता अगर सड़कों पे आए, और मैं तो कहता हूं कि जनता, मजहब आधारित जनता अगर नमाज के लिए सड़कों पे आ सकती है, तो अपने कारोबार के लिए सड़कों पे क्यों नहीं आती? उसको आना चाहिए, उतर जाना चाहिए उसको सड़कों। आपने बड़ी जो बात अच्छी की है एंड में, जो कि डायरेक्शन का ही इशू है, मेन इशू, कि पाकिस्तानी जो जनता है उनको डायरेक्शन का नहीं आइडिया कि उन्होंने जाना किधर है। ना तो हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो कोई अच्छी डायरेक्शन उनको दे रहे हैं, वो भी करप्शन करते हैं, उनके ऊपर भी हर तरह के इल्जामात लगते हैं। हमारे जो मजहबी लीडर हैं वो भी देख लें, उनका भी लाइफस्टाइल देखें कि वो दूसरों के लिए बात अलग करते हैं और उनका अपना जो फेल होता है वो अलग होता है। तो अवाम भी देखती है कि ये कौन सी दिशा में लेके जा रहे हैं या कौन सी दिशा में। तो हमारे पास कोई ऐसा रोल मॉडल पाकिस्तानियों के पास मौजूद नहीं है कि जो उनको पता हो कि जी ये देखें, ये बंदा जो है ये मुल्क के लिए लॉयल है, इसने मुल्क के लिए बड़ी खिदमात दी हैं, और ये हमें जो चीज बता रहा है वो ठीक है, और जैसे ये कह रहा है वैसे हम करें। तो ये एक कमी है पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान के लोगों को लीड करने वाला सही मानों में कोई हमें सही बंदा मिला ही नहीं, आज तक नहीं मिला। मैं ये कहूंगा ना तो कोई मजहबी लीडर इस तरह का मिला, ना ही हमें कोई
पॉलिटिकल लीडर मिला। तो ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि एक हजूम है पाकिस्तान के जो लोग हैं, ये एक कौम नहीं है। आपने बात की इंडिया की, इंडिया एक के लोग एक कौम है। वो जैसे उनके जो लीडर हैं, जैसे मोदी जी उनको इस वक्त लीड कर रहे हैं, तो पूरे के पूरे इंडिया उनके पीछे खड़ा है। वो जो उनके, मैं एक दिन देख रहा था कि उन्होंने सफाई के लिए झाड़ू हाथ में पकड़ा, तो पूरी इंडिया ने झाड़ू हाथ में पकड़ लिए सफाई के लिए। ये नहीं देखा कि क्या हो रहा है। बड़े बड़े मैंने मुझे तस्वीरें लोगों ने शेयर की, जो बड़े बड़े अच्छे ओहदों पे थे वो झाड़ू लेके खड़े हुए थे। तो इस तरह का लीडर हमें भी तो मिले ना। मसला तो यही है कि हमारी लीडरशिप में कोई इस तरह का बंदा ही नहीं है। जी, क्या कहना चाह रहे हैं? मुजफ्फर भाई, आपने सफाई वाली बात की, तो मैं जहनियत बदलने की बात अगर आपके सामने बताऊं, तो आपको पता है कि ये जो देश की सफाई का जो अभियान है, स्वच्छ भारत का, उसको नाम हमारे यहाँ क्लीन इंडिया, स्वच्छ भारत का नाम दिया है प्रधानमंत्री ने। तो उसका एक टाइटल सॉन्ग है, एक उसका गाना बनता है। तो अभी जो कूड़े वाली गाड़ियां हमारे यहाँ शहरों में कूड़ा इकट्ठा करने के लिए आती हैं, तो उस पर वो गाना बज रहा होता। आप सोचे जरा, उस गाने को भारत के समाज ने कहाँ लिया है। क्या आप यकीन करेंगे कि डीजे पर जब किसी शादी वादी, पार्टी वार्टी या इस तरह का जो डीजे पे डांस होता है, तो जैसे तमाम और गाने बजाए जाते हैं साहब, हर दूसरी तीसरी शादी में आप उस गाने को बजते हुए और उस पर लोगों को डांस करते हुए देख सकते हैं। वाह, सोचे हैं, जबरदस्त। कैलाश खेर साहब का गाया हुआ गाना है, तो वो कूड़े की गाड़ियों पर रोज सुबह बज रहा होता है। और मैं आपको बताऊं, समाज अभियान कैसे बनाता है। शुरुआत में जब ये गाने बजते थे और कूड़ा इकट्ठे करने वाली गाड़ियां आती थी, तो अच्छी अच्छी कॉलोनी में, मैं छोटे और कमतर मोहल्लों की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छी अच्छी कॉलोनी में जो बच्चे हैं, उन गाड़ियों के आगे जैसे घोड़ी के आगे बाराती नाचते हैं ना, उस तरीके से नाचते हुए चल रहे हैं। अभी मैं कुछ दिनों पहले एक ऐसी शादी में गया था, डीजे पे लगातार गाने बज रहे थे, लोग डांस कर रहे थे, तो अचानक वो सफाई वाला गाना बजा। तो इसको कहते हैं कि एक सक्षम लीडर जब कोई अभियान छेड़ता है, जब कोई मूवमेंट चलाता है, तो उसको जनता किस तरीके से लेती है, अपने आप में समाहित करती है, अपने आप उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, तब जाके वो कहीं सक्सेसफुल होता है। तो शायद इसी तरह की कुछ बातें अगर पाकिस्तान में हों, जहां लीडर एक कोई बात कहे तो जनता उसके साथ मिला ले और अपने जीवन में समा ले उसको। आज सफाई इन्हीं 10 सालों में, यही भारत है जहां आमतौर पर कचरा फेंक दिया जाता है। ये देखते देखते भारतवासी महसूस कर रहे हैं, इंडियन महसूस कर रहे हैं कि हाथ में अगर कोई खाली डब्बा या खाली कोई पाउच का आ जाता है, तो उसको फेंकने कई बार हाथ ऐसे उठते हैं, लेकिन फिर उसके बाद अरे नहीं, कोई डस्टबिन खोजते हैं और वहां डालते हैं। तो ये होता है परिवर्तन। शायद पीपुल और लीडर, इन दोनों का कनेक्ट, और उस कनेक्ट के साथ ये पता हो कि किस डायरेक्शन में चलना है, ये तीनों मिल जाए तो फिर कोई भी देश हो सकता है, क्या पाकिस्तान क्या हिंदुस्तान, वो तरक्की कर जाएगा साहब। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी अच्छी बातें की। हमारे देखने वाले, उम्मीद है अगर कोई पाकिस्तानी इसको सीरियस लें, इसको इस पे सोचें और इस पे अमल करें, और उम्मीद है कि पाकिस्तान भी जो है वो किसी दिन हम भी जो बेहतर एक पोजीशन में आ जाएंगे। तो सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। तो सर का एक चैनल भी है, अपने चैनल के बारे में भी जरा एंड में बता दें, ताकि देखने वाले जो मेरे व्यूवर्स हैं वो अपने आपके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपकी बातें भी वो बड़ी अच्छी बातें, बड़ी प्यारी बातें करते हैं, ताकि आपकी बातें भी वो सुने और उससे इस्तेफादा हासिल करें। अपने चैनल के बारे में जरा बता दें। प्रारब्ध के नाम से हमारा चैनल है, और प्रारब्ध.in ये एक वेबसाइट है। अगर मैं इसको स्पेल कर दूं तो PRAARABDH, प्रारब्ध। मैं मुजफ्फर जी को अपने चैनल का लिंक भेज दूंगा और उम्मीद करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में वो उसे डाल देंगे। जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया सर, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत, थैंक यू।